मॉर्निंग क्लास 9 शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। सोशलिज्म इन यूरोप हमने शुरू किया था और हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले उसकी मीनिंग डिस्कस की थी और इंट्रोडक्शन में सोशलिज्म जो है उसकी क्या मीनिंग्स है और सोसाइटीज़ में लोग जो है जो बिलीव करते हैं सोशलिज्म में और साथ साथ उसके अगेंस्ट में जो थे, जैसे हमने पढ़ा कंजर्वेटिज्म के बारे में, व्यूज़ ऑफ लिबरल एंड रेडिकल्स, ये हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियोस में। आज हम लोग शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक है आज का एडवोकेट ऑफ सोशलिज्म। नाउ सोशलिस्ट हैज़ कंट्रास्टिंग विजन्स ऑफ द फ्यूचर। सम बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेशंस। रॉबर्ट ओवन, prominent British manufacturer, attempt to build a cooperative community called New Harmony in India. Now, what we have seen that socialist जो भी थे, जो बिलीव करते थे, सबसे पहले सोशलिज्म और सोशलिस्ट जो बिलीव करते थे सोशलिज्म में और उसके लिए वो जो लड़ रहे थे उसको कहेंगे हम सोशलिस्ट। तो दोज हु आर इन फेवर ऑफ सोशलिज्म, सो द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर सोशलिज्म वी कैन कॉल्ड एज सोशलिस्ट। ठीक है, तो उसको हम सोशलिस्ट कहेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, व्हाट दे आर सेइंग। तो हमने सोशलिज्म का क्या कंसेप्ट बताया था आपको, सिंपल इजी मीनिंग थी कि द पीपल हु वांटेड टू डिवाइड द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें आपके पास मनी हो, कुछ भी हो, इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली और शुड बी कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल, नॉट बाय अ सिंगल पर्सन, नॉट बाय अ इंडिविजुअल। तो उसे कहते हैं सोशलिज्म। ठीक है, तो इस तरह से जो सोशलिस्ट थे, जो फेवर करते थे सोशलिज्म पे, उन्होंने अपनी विजन्स अच्छा रखा था कि फ्यूचर जो है अगर हम इसको लेके चलेंगे तो हमारा जो फ्यूचर है बहुत अच्छा रहेगा। और उनमें से जो सोशलिस्ट थे कुछ का मानना था, दे बिलीव दैट कि इन द कंसेप्ट ऑफ कॉपरेशन वी शुड कॉपरेट ईच अदर। अगर हम एक दूसरे को कॉपरेट करते रहेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। तो इसी जैसा वन ऑफ द पर्सन रॉबर्ट ओवन कहा गया, ही वॉज अ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर। उन्होंने अटेम्प्ट किया और कोशिश की कि एक कम्युनिटी बनाए, तो उनको नाम दिया किस तरह से, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, जहाँ पे हर एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हेल्प करेंगे, और उसका नाम क्या दिया, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इट इज़ नॉट इंडिया, ओके, इट इज़ इन यूएसए, अ प्लेस इन अ यूएसए, इंडियाना। ठीक है, तो उन्होंने क्या बनाया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, कोऑपरेटिव, जहाँ पे वो उन्होंने बोला कि हम सब कोऑपरेट करेंगे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, और उसका नाम दिया था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। ना अदर सोशलिस्ट, इसके अलावा भी जो सोशलिस्ट है अपार्ट फ्रॉम दोज हु बिलीव इन कोऑपरेटिव कंसेप्ट, तो यहाँ पे कोऑपरेटिव में समझ में आता है, कोऑपरेटिव का मतलब क्या हो गया कि हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे, वी शुड हेल्प ईच अदर। अब यहाँ पे कम्युनिटी का मतलब क्या हो गया, द पीपल हु बिलीव, द पीपल हु स्टे, हु लिव इन अ कम्युनिटी ऑफ सेम रिलीजन्स, जो सेम रिलीजियस के ग्रुप के पीपल जो रहते हैं एक सोसाइटी के अंदर, उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, सेम रिलीजन्स। तो इसी तरह से इस तरह से उन्होंने उस पर व्यू दिया रॉबर्ट ओवन ने। फिर अलग सोशलिस्ट है, उनका आर्ग्यूमेंट क्या था, that cooperative should not be built on a wide scale merely through individual initiative, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोऑपरेटिव जो भी हम बनाना चाहते हैं, ये जो है बहुत बड़े स्केल में, बहुत बड़े अच्छे लमसम एरिया में नहीं बन सकता थ्रू, क्योंकि एक इंसान अकेला इसे नहीं बना सकता। तो यहाँ पे कहा गया थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स के अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते, तो इट शुड बी, तो उसे हमें कैसे करना चाहिए, दे डिमांडेड, तो उन्होंने डिमांड किया कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट शुड इनकरेज, गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज करे, किसे इनकरेज करे, लोगों को इनकरेज करे ताकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने में वो इनकरेज करे। इस तरह से अगर गवर्नमेंट अगर इनिशिएटिव लेता है, स्टेप लेता है, तो वो लोग भी आगे बढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से देखा गया फ्रांस में कि फॉर एग्जांपल लुइस ब्लेंस, जो लुइस ब्लेंस थे, उन्होंने क्या किया, वांटेड द गवर्नमेंट टू इनकरेज कोऑपरेटिव बाय प्लेसिंग अ कैपिटल इंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे देखा गया फ्रांस के अंदर
कि जो लुइस ब्लेस जो थे, इन्होंने क्या गवर्नमेंट को इनकरेज किया कि वो कोऑपरेटिव जो थे, इनकरेज कोऑपरेटिव को यूज़ किया जाए, किसे मिटा के, कैपिटल इंटरप्राइज, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस को हटा के। कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस मीन्स जो बिजनेसमैन होते हैं और जो खुद का अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, प्राइवेट बिजनेसमैन को, उसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। तो उन्होंने कहा इस चीज़ को, इसको रिमूव करके अगर हम कंसेप्ट करते हैं कोऑपरेटिव के बेस पे, तो उससे क्या हो जाता है कोऑपरेटिव, तो उससे जो भी है कि अगर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं तो जो भी प्रॉफिट आता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट किसी इंडिविजुअल, तो यहाँ पे इस तरह से उन्होंने जो बेस कंसेप्ट रखा कि कोऑपरेटिव हम शुरू कर दें और किसको रिमूव करें, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइज को रिमूव कर दें। तो इससे ये हो जाएगा कि जो कोऑपरेटिव जो कैपिटल इंटरप्राइजेस का जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट जो जिसकी बिजनेस थी वो यूज़ कर रहा था, अब ये प्रॉफिट उसे नहीं मिल के पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को मिलेगी। फ़ायदा सबको होगा, किसी एक को नहीं होगा। तो इससे क्या होता है कि देयर विल बी नो रिच एंड पुअर, जो डिविजन्स हैं, जो इतनी बड़ी डिविजन्स आ गई है सोसाइटी के अंदर, ये नहीं होगी। इसी तरह से उन्होंने शुरुआत की। दिस कोऑपरेटिव वेयर टू बी ऑर्गेनाइज और वेयर टू बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। तो ये कोऑपरेटिव किसकी होगी, पीपल्स की होगी, जो ऑर्गेनाइज करेंगे, हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर, जो खुद बनाते, जैसे लेबर हो गया, मजदूर, फैक्ट्री के अंदर कौन काम करता है, वर्कर काम करते हैं, तो हु प्रोड्यूस गुड्स टुगेदर, जो सब मिलकर बनाते हैं, एंड द प्रॉफिट वेयर टू बी डिवाइडेड, जहाँ पे प्रॉफिट जो होगी हम डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय द मेंबर्स। तो जिसने जैसा काम किया उसके अकॉर्डिंग उस पूरे प्रॉफिट को अगर हम शेयर कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट सबको मिलेगा। इसी तरह से ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी। कोऑपरेटिव जहाँ पे सब एक दूसरे को कोऑपरेट करे, पैसे दे सबके पैसे, तो यहाँ पे कोई अमीर और गरीब नहीं रहेगा। तो इस तरह से कंसेप्ट शुरुआत किया गया। कार्ल मार्क्स ने इसी बेस पे, उसने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने, ये दोनों जो है ये फिलोसोफर्स हैं। ये फिलोसोफर्स जो बिलीव करते किसके अंदर, ये दोनों बिलीव करते सोशलिज्म में, ठीक है। तो दे आर द बिलीवर और सोशलिस्ट, में बोल सकते हैं कि दे आर द सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट, दोनों यहाँ पे वो बिलीव करते हैं सोसाइटी में सबके पास शेयर्स होना चाहिए, किसी एक के पास नहीं होना चाहिए, जो भी है इट शुड बी डिवाइडेड इक्वली। तो इसी तरह से इन्होंने क्या कहा कार्ल मार्क्स ने कि इंसर्टेड द कंसेप्ट इनटू दिस आर्ग्यूमेंट। इन्होंने इस आर्ग्यूमेंट पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर जो चल रहा था उस पर इन्होंने अपनी व्यूज़ रखी। क्या बताया उन्होंने कि मार्क्स असर्टेड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जिन्होंने इंडस्ट्री को खड़ा किया, जो इंडिविजुअल्स ने पैसा खर्च किया इंडस्ट्री को बनाया, तो वो बनाया किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज कैपिटलिस्ट, ठीक है। वाइल कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, तो हमने देखा कैपिटलिस्ट जो क्या कर रहा है, कैपिटल ओन कर रहा है, उसके पास पैसे हैं, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया किसके अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, एंड द प्रॉफिट ऑफ, तो इसी तरह से उनका मेन मकसद था, उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए फैक्ट्रीज में। द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वॉज प्रोड्यूस बाय वर्कर्स। तो अभी प्रॉफिट जो उसने कमाई कैपिटलिस्ट ने, वो खुद ने नहीं कमाई, किसके हेल्प से कमाया, वो उन्होंने बाय द वर्कर, क्योंकि वर्कर ने काम किया, वर्कर के काम के कारण प्रॉफिट अर्न हुई, और प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्ट ने कमाई, उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो द वर्कर कंडीशन, तो अब ने देखा उसने प्रॉफिट तो कमा लिया, लेकिन जिसके बल पे कमाया, जिसके कारण उसने कमाया, द वर्कर conditions could not improve as long as the profit was accumulated by private capitalist। लेकिन वर्कर की कंडीशन वैसी की वैसी ही है, उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुई जब तक प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटलिस्ट बाय इंडिविजुअल हो या फिर प्राइवेट जो भी हो, कोई एक बंदा यूज़ करता है, तो वर्कर की कंडीशन कभी भी सुधार नहीं हो पाएगी। फिर वर्कर हैड टू रिमूव, तो उन्होंने क्या बोला, वर्कर हैड टू रिमूव द रूल्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिस्ट। तो वर्कर को खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई, और अपने इस जो रूल्स बनाया प्राइवेट प्रॉपर्टी और कैपिटलिस्ट का, उसको खुद हटाना पड़ेगा। मार्क्स बिलीव दैट टू रिमूव द
ऑब्स्टैकल्स ऑफ कैपिटल्स ऑपरेशन, जो तरह से जो है बोझ है कैपिटलिस्ट का और किसके ऊपर है, वर्कर्स के ऊपर है, जो दबा रहा है वो। वर्कर हैड टू शेप अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी वे ऑल प्रॉपर्टी वॉज सोशली कंट्रोल्ड। उन्होंने कहा कि वर्कर को उसे उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और वो खुद समाज को, सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग बनाए, जहाँ पे प्रॉपर्टी जो है सभी के पास हो और वो सभी कंट्रोल करे, ग्रुप कंट्रोल करे, ना कि वन पर्सन। ठीक है, तो इसी तरह से उन्होंने अपनी कंसेप्ट को रखी। तो किसने रखी, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंजल्स, मतलब दोनों की लगभग थी सेम ही, फिर कार्ल मार्क्स ने वापस अलग से बताया यहाँ पर। नाउ दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, तो उसे हम कहेंगे जहाँ पे सारा जो रिसोर्सेज है सोसाइटी कंट्रोल कर रही है। अगर सोसाइटी कंट्रोल कर रही है तो सोसाइटी में लोग रहते, तो कम्युनिस्ट जिस तरह से कम्युनिटी हो गई, तो कम्युनिस्ट सोसाइटी के नाम से बोला गया। ही वॉज ऑफ फर्म बिलीव दैट वर्कर वुड विन इन देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट सोसाइटी वॉज द नेचुरल सोसाइटी फॉर द फ्यूचर और ऑफ द फ्यूचर। उन्होंने कहा कि इस तरह से उनको पूरा का पूरा विश्वास था कि वर्कर्स जो अपनी लड़ाई वो जीतेंगे और उसके साथ साथ वो खुद अपने लिए एक सोसाइटी बनाएंगे, कम्युनिस्ट सोसाइटी, और ये फ्यूचर जो है ये बहुत ही अच्छा होगा, आने वाला फ्यूचर। तो इसी तरह से इनकी ये व्यू थी। तो जो लोगों ने एडवोकेट किया, किसको एडवोकेट किया, सोशलिस्ट को। ना रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सोशल चेंजेस, कि अब इंडस्ट्री का क्या रोल था सोसाइटी में, जो चेंजेस आ रही थी उसमें सोसाइटी के चेंजेस के अंदर इंडस्ट्री ने अपना रोल क्या प्ले किया। दिस पॉलिटिकल टेंडेंसी वे हार्बिंजर्स ऑफ अ न्यू एरा, जो पॉलिटिकल चेंजेस जो आ रही थी, जो लोग डिमांड कर रहे थे कि सोसाइटी शुड बी कंट्रोल्ड बाय अ कम्युनिटी, और जहाँ पे सोशल उसने क्या बताया, द रिसोर्स शुड बी कंट्रोल बाय द कम्युनिटी मेंबर्स। उसी तरह से उन्होंने किस तरह से कहाँ लेके जाई थी, एक नई दिशा में, एक नया एज में। तो द पॉलिटिकल टेंडेंसी जो थी वो हार्मेंस्टस कर रहा था, कहाँ एक नया रास्ता दिखा रहे थे उनको, एक नए एज में। तो इट वॉज अ पीरियड ऑफ, तो जहाँ पे देखा गया इट वॉज अ पीरियड ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इकोनॉमिक चेंजेस, जहाँ पे देखा जाएगा कि समाज पूरी तरह से बदल जाएगा, इकोनॉमिक चेंजेस हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर शुरुआत होती है तो बहुत अच्छा चेंजेस आएगा, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट वॉज अ टाइम व्हेन न्यू अर्बन इमर्ज्ड एंड न्यू इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड, द रेलवे डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर। ये कौन सा पीरियड है, ये वो सा पीरियड है जहाँ पे अर्बन सेंटर मतलब शहर बनने लगी। क्यों, क्योंकि जब इंडस्ट्री आने लगी, तो इंडस्ट्री ने जब उसने शुरुआत किया इंडस्ट्री ने, तो इंडस्ट्री के कारण जो लोग थे गांव से शहर गए, इसी तरह से धीरे धीरे जो है शहर बसने लगा। और जब इंडस्ट्री के कारण जब न्यू सेंटर्स बनने लगे, अर्बन सेंटर्स, साथ साथ रेलवे ने भी डेवलप किया, क्योंकि इंडस्ट्री का सामान जो है एक जगह से या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री कौन ले जाएगा। सो रेलवे डेवलप्ड, रेलवे सिस्टम डेवलप हुआ। तो इस पीरियड को कहा जाता था इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि जो पहले सामान हाथों से बनती थी, अब मशीनें किसके थ्रू बन रही है, मशीन के थ्रू। तो मशीन से जो बन रही है, तो ये एरा हो गया मशीन एरा, तो ये रिवोल्यूशन हो गए। तो इसी तरह से इसका नाम दिया गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये शुरू हुई थी मिड 18th सेंचुरी, ठीक है, मिड 18th सेंचुरी में, और ये शुरुआत हुई थी ब्रिटेन में सबसे पहले। ना इंडस्ट्रियलाइजेशन अट्रैक्ट मेंस वुमेन्स चिल्ड्रंस टू फैक्ट्रीज इन सिटीज़। ना अब हमने जैसे कहा किस तरह से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन अकर हुआ, तो यहाँ पे अब हमने देखा कि जब इंडस्ट्री शुरुआत हुई तो इंडस्ट्री एक नया मतलब एक नई चीज़ें हो गई, तो मैन वुमेन और चिल्ड्रन जो थे उसमें अट्रैक्ट कि हमें इस पर काम करना है, इसमें इसी इंडस्ट्री में काम मिले। तो फिर देखा गया कि वर्क आवर जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा इंडस्ट्रीज़ के अंदर। वे ऑफन गुड्स ड्रॉप्स, तो कहा गया कि वर्क आवर्स हेयर वे ऑफन लॉन्ग एंड वेजेस वेयर लो, कि बहुत लंबा 12 आवर्स से भी ज़्यादा समटाइम्स। तो जैसे आज हमें पता है कि 6 आवर्स तो 8 आवर्स में मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है, 6 to 8, 6 से 8 आवर्स, 8 आवर्स इज़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस समय जो था 12 आवर्स,
12 घंटे तक लोग काम करते और उसके बाद काम करने के बाद भी उनका जो पेमेंट होता था, जो वेजेस होता था, वो बहुत ही लो होता था, बहुत ही कम। तो इस तरह से जो कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन और लोगों को पूरा काम मिलता भी नहीं था, क्योंकि पहले जो थे लोग हाथों से काम करते थे तो सबको काम मिल जाता था। लेकिन अब मशीन आ गई है, तो मशीनों ने क्या किया कि एक मशीन लगा दिया तो 100 to 200 पीपल्स को निकाल दिया गया कि वो एक मशीन काम कर सकता है। तो इसी तरह से उसी समय अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई, बेरोज़गारी, स्पेशली व्हेन द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स ड्रॉप्स। और उसी समय जब इंडस्ट्रियल सामान का डिमांड धीरे धीरे कम होने लगा तो लोगों ने सोचा कि अब जब डिमांड ही नहीं तो फिर नए वर्कर्स को रखना नहीं है। तो इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी। साथ साथ जो शहरों में घर बनना शुरू हुआ, हाउसिंग, सैनिटेशन, अब उसकी घर की जो हाउसिंग तो इस तरह से जो शहरों में मकान बनने लगी तो उसमें से जो उसकी हाउसिंग एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम थी, जैसे पानी, ड्रेनेज का पानी जो भी, गंदा पानी जो भी है, वो एक प्रॉब्लम बन के, नया प्रॉब्लम बन के आने लगा सामने, इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि धीरे धीरे जो शहर बन रहा था, टाउन बन रहा था। तो इस तरह से इसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना था। तो सबसे पहले लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए और सैनिटेशन का प्रॉब्लम जो हो रहा है वो भी, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से लिबरल और रेडिकल्स जो थे, तो हमने पहले डिस्कस किया था लिबरल किसे कहते हैं। लिबरल फ्री माइंड, जो सबके लिए फ्रीडम, एक फ्री जो ये कंसेप्ट लेके चलते, थॉट लेके चलते कि एवरी इंडिविजुअल तो हमने डिस्कस किया था जैसे लिबरल जो है फ्री माइंडेड वाले हैं, जो फ्री कंसेप्ट लेके चलते, मतलब फ्रीडम, आज़ादी, सबके लिए इक्वलिटी। तो इसी तरह से ये वाले कंसेप्ट थे। और रेडिकल जो मेजोरिटी पे बेस बिलीव करता था कि जो भी लोग मेजोरिटी वाले जो चाहेंगे उसी के हिसाब से गवर्नमेंट चलेगी। तो ये चीज़ें हमने आगे डिस्कस किया था। तो अब ये दो चैनल, रेडिकल्स और लिबरल के लिए एक नया चैलेंज हो गया कि इसकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट करा जाए, हाउसिंग की और सैनिटेशन की, कि जो लोग शहरों में रहने लग रहे हैं, जो वर्कर्स हैं, तो इस तरह से गंदगी में कैसे रहेंगे। अलॉन्ग ऑल द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वॉज ऑन बाय इंडिविजुअलिस्ट। तो देखा गया कि जो भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ था वो किसने बनाया था, इंडिविजुअल ने, मतलब पर्टिकुलर पर्सन ने, जिन्होंने बिजनेस में, व्यापार में जब पैसे कमाए तो उस पैसे को उन्होंने इंडस्ट्री में लगाया। इसी तरह से उन्होंने अपनी इंडस्ट्री शुरू कर दी। लिबरल एंड रेडिकल देमसेल्फ वे ऑफन प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉयर। और जितने रेडिकल्स देखा गया और लिबरल्स जो थे ये भी पैसे वाले थे, इनके पास भी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी और इन्होंने भी वर्कर्स को एम्प्लॉय किया था, एम्प्लॉयर थे जो वर्कर्स को वो रखते थे काम पे, ठीक है। सो दे मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड्स। तो इन लोगों ने, लिबरल और रेडिकल ने पैसे कैसे बनाए, तो कहा गया इन लोगों ने भी अपनी वेल्थ बनाई ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ के थ्रू। इन्होंने भी ट्रेड किया, बिजनेस किया, इंडस्ट्री में लगाया और पैसे कमाए। सो दे रियलाइज दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज। तो ऐसे सभी लोग अगर करें, थोड़ा बहुत पैसे कमाते और उसको फिर इन्वेस्ट करते कहीं में, there is a benefit should be obtained if the worker in the economy was healthy and citizen were educated। तो साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हम इनकरेज करते हैं कि जो भी हमें वर्कर से काम लेना है तो वर्कर्स को सबसे पहले एक तो पेमेंट अच्छी होनी चाहिए और वर्कर्स की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ज़रूरी है कि वो हेल्दी रहेगा तो अच्छा काम करेगा। और दूसरी बात, एजुकेटेड बहुत ज़रूरी है, लोगों को पढ़ा लिखना होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके वो अपने बारे में अच्छा बुरा समझ सकता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमें इन सब चीज़ों के ऊपर, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, हमें इनकरेज करना चाहिए, तभी हमें अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल सकता है ना। दे स्ट्रांगली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स, labor and entrepreneurs and oppose the privileges the old aristocracy had enjoyed by birth। तो इन लोगों ने इस तरह से इसको लेके आगे माना कि ये सभी, हर इंसान, हर अकेला कोई, हर लोग अगर मिलकर ये सोच को आगे लेके जाते हैं, एफर्ट, अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश को आगे लेके जाते हैं, तो लेबर हो, इंडिविजुअल हो या फिर एंटरप्रेन्योर्स हो, ये सभी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ साथ इन्होंने किस चीज़ों को अपोज किया, किसके बारे में, जो प्रिविलेजेस मिल रही थी सोसाइटी के अंदर, जो हमने फ्रांस में पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के अंदर जो प्रिविलेजेस था
बाई बर्थ कोई भी जन्म लेता है तो उनको वो था कि वो टैक्स नहीं भरेंगे, बाकी बहुत सारे राइट्स उनको मिलेगी। तो इस सब चीज़ों को यहाँ पर भी यूरोप के अंदर ये चीज़ें थी, तो ये चीज़ों को उन्होंने मना किया कि ये चीज़ें नहीं होना चाहिए, बाई बर्थ इनको ये मिलना नहीं चाहिए, बल्कि इट शुड बी बेस्ड ऑन अपॉर्चुनिटीज़। जो लायक है, जो काम कर सकता है, उसको ये मिलना चाहिए। सो इफ़ इंडिविजुअल फ्रीडम वॉज इंश्योर्ड बाय लॉ, इफ़ द पुअर कुड labor gainfully and those with capital could operate without the hindrance, they thought that society could develop। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर इंडिविजुअल फ्रीडम है, लॉ उसको अच्छा उसको फेवर करता है, वो कुछ भी काम कर सकता है, अगर पैसे है तो इंडस्ट्री भी अपना इन्वेस्ट कर सकता है। इफ़ द पुअर कुड, अगर कोई जो वर्कर्स है अब वो मेहनत करता है और उसको मेहनत का फल मिलता है, एंड दोज विद कैपिटल, और जिसके पास पैसे हैं अगर वो उस पैसे को अच्छे से लगाता है, जहाँ पर भी जहाँ उसे पता है कि उसको प्रॉफिट होगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो सोसाइटी जो है वो डेवलप करेगा ही करेगा। Many employed men and women who wanted changes in the world actively supported the liberal and radical groups and parties in the early 19th centuries। तो इसी तरह से बहुत लोगों को इनकी कंसेप्ट बहुत अच्छी लगी, और इसमें से मैन वुमेन जो थे वो सारे ने सोचा कि हाँ, हमें अपने वर्ल्ड को, अपने समाज को पूरा चेंज करना है, और इन्होंने रेडिकल्स जो थे और लिबरल जो थे इनको उन्होंने सपोर्ट किया। दैट वाज इन द अर्ली 19th सेंचुरीज़ में। अ सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट, दोज हू बिलीव कि देश को कैसा होना चाहिए, उसके साथ लिबरल हो गए, रेडिकल हो गए। तो इस तरह से सभी ने कंसिडर किया रिवोल्यूशन to be the only way to destroy the type of government established in Europe in 1915। सभी ने यही सोचा, सभी का डिमांड यही था कि हम सब एक ऐसा देश चाहते हैं, रिवोल्यूशन मतलब चेंजेस लाना चाहते हैं, जो समाज में सबके लिए कुछ अच्छा करे। और जो ये गवर्नमेंट बनाया था 1815 में, इस गवर्नमेंट को हटाए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जनता के बारे में नहीं सोचती है, और कोई कुछ बोलता है तो उनको पनिशमेंट करती है। तो हमें इस गवर्नमेंट को हटाना, हमें समाज में रिवोल्यूशन लाना है, चेंजेस लाना है। सो दे बिकम रिवोल्यूशनरीज। तो ये क्या हो गए, तो जो रिवोल्यूशन को पसंद करते, रिवोल्यूशन लाना चाहते, चेंजेस लाना चाहते, वो क्या बन गए, रिवोल्यूशनरीज। तो इस तरह से रिवोल्यूशनरी जो थे फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रशिया में, धीरे धीरे ये सभी ने कोशिश किया कि जो किंग हैं, मोनार्ची है, उसको हम हटाएं, समाज से हटा लें। तो इसी तरह से हम एक नया समाज, हम एक नया देश बनाएंगे। तो ये थिंकिंग थी। अब हम नेक्स्ट डे जो है शुरू करेंगे, हमारा टॉपिक है रशिया में रिवोल्यूशन जो था उसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम थी। मेन जो था कंसेप्ट अभी यहाँ पे क्लियर हो गया, वो जो हमने डिस्कस किया। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा कि क्या था, रीज़न क्या था, रशिया में क्या हो रहा था, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो टॉपिक्स को आप समझो, वीडियो देखो, आराम से समझ में आया 2-3 बार, उसके बाद चैप्टर को ज़रूर रीड करो। हमने जितना वीडियो बनाया उसके हिसाब से उस टॉपिक को रीड आउट करो, तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है।